एक बहुत बड़ा रीजन ADHD और ये समस्याओं का जो है ना, ये रेडिएशंस, ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये है जिन चीजों को हम देखते ही नहीं। तो केमिकल्स की नो एंट्री, ना खाने में ना लगाने में। एक ही चीज बताई जो दो पैदा होते ही बच्चे से और 16 साल तक करना है, तो इन सारी चीजों से दूर रखो बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। नीम का भी जिक्र आता है, उसका इंटेक करना न्यूरो प्रॉब्लम्स में सही होता है। न्यूरो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। पहली बात ये ध्यान रखो, नीम ड्राइनेस को बढ़ाती है। अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो गया, वो रिकवर कर सकता है? हाँ, वो रिकवर कर सकता है। डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है लोगों को, बच्चों को ADHD की समस्या, ऑटिज्म की समस्या, ये समस्याएं पहले सुनने को नहीं मिलती थी, अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। लोग कहीं ना कहीं कई चीजों पे इसका कह रहे हैं कि इस वजह से ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से। मैं कारण जानना चाहूंगा कि किस वजह से बढ़ रही है एक्चुअल में ये। देखो, इनमें से जो समस्याओं का आपने नाम लिया, इनको हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है बिहेवियरल इश्यूज और एक है जो ब्रेन के साथ या नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड इश्यूज। जैसे पार्किंसनिज्म है, तो उसमें हमारा जो ये हमारी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। ऐसे ही अल्जाइमर्स है, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। धीरे हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जिसमें हमारी याददाश्त थी, वो सिकुड़ना शुरू हो गया। एज लिंक्ड भी हो सकती है ये। एज लिंक्ड में क्या होता है कि हमारा जो सेरिबेलम है, धीरे धीरे करके वो हमारा एट्रोफी हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी की हर अंग के ये सिकुड़ने लग जाता है हर चीज, है ना। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं जी। कारण उसके किसी में वो जल्दी हो जाएगा, स्पीड से हो जाएगा, किसी में वो देर से होगा, या हो सकता है जिनका लाइफस्टाइल और डाइट अच्छा है उनमें ना भी हो। लेकिन ऐसे अल्जाइमर्स अर्ली एज में भी हो जाते हैं, उनमें कईयों की जीन लिंक्ड भी होती है, तो बहुत अर्ली एज में भी होते हैं। डिप्रेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है न्यूरो प्रॉब्लम्स का, अल्जाइमर उसका। डिप्रेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है जी। वो डिप्रेशन अपने आप में ही एक जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, उसमें सारा नर्वस सिस्टम सप्रेस हो गया हुआ है एक तरह से। ये साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी, दोनों तरह की चीज है ये। ठीक, तो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ADHD की प्रॉब्लम है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है जी। इसमें कुछ सोशल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, कुछ जो है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड है। तो ये दोनों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आयुर्वेद में इनकी अप्रोच, ठीक करने की अप्रोच बहुत हद तक सेम है। और हम जिन चीजों के बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि ये वाली नसें है, बस्ती है, मसाज है, स्टीम है, कुछ थोड़ी बहुत हर्बल सपोर्ट है जी। लाइफस्टाइल चेंज करते हैं हम। एक बहुत बड़ा रीजन ADHD और ये समस्याओं का जो है ना, ये रेडिएशंस, ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये है जिन चीजों को हम देखते ही नहीं। मोबाइल को पास में रख के सोते हैं, क्या उससे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। हमारी बॉडी का EMF है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स हमारे आसपास हैं, वो इंटरफेयर करते हैं जी उसमें। आप ये देखिए, 2 लाइट्स चल रहे हैं, 2 लाइट्स का सोर्स, जहां वो लाइट मिलती है वहां अंधेरा होता है, वहां ना उसकी लाइट आएगी ना उसकी आएगी, तो वो इंटरफेरेंस होती है। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे, जब वो जितना पास में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो, या जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है, उसको वो डिस्टर्ब करते हैं जी। उनके नेटवर्क को वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इससे। आज जो माँ कर रही है, कल को वो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनने में बड़ी जो है कड़वी में लग सकती है मेरी, लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है, इसको हम समझते नहीं है। मैम, लोग छोटे छोटी गलतियां करते हैं जो बाद में एडवर्स इफेक्ट देती हैं। छोटी छोटी चीजें ही बड़ी मिलके बहुत बड़ी बन जाती हैं। हमें लगता है फिर क्या हो गया, थोड़ी देर अगर हमने ये देख लिया तो अब ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सभी लोग तो कर रहे हैं, यही चीजें ना, वो माइंडसेट बन गया हुआ है। लेकिन जब बाद में छोटे छोटे बच्चों को हम लेके फिर उनको चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हम लोग लेबल कर सकते हैं, उनको स्पेशल स्कूल में भेजो, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, आप अपनी जॉब पे नहीं जा सकते हो, आपको सारा काम छोड़ के उन बच्चों को अटेंड करना है हर टाइम। वो बच्चा बिल्कुल वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। कारण कौन है? कारण वो बच्चा नहीं है, वो तो भुगत रहा है जो काम उसने किए जिसने उसको पैदा किया।
ठीक है, तो वो ये चीजें, इस पे इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज हुए हैं। हम लोग करते हैं स्क्रॉलिंग पूरा दिन, उस स्क्रॉलिंग में ये क्यों नहीं पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कर देते हैं, जो हमारे बच्चों को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, है ना, उसको अफेक्ट करती है। यहां तक कि उनके जो बाकी के ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। कई मेडिसिन ऐसी हम खाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हैरान हो जाओगे आप सुन के जी। आपने देखे क्लेफ्ट पैलेट, ये क्लेफ्ट पैलेट के केसेस देखे, यहाँ पे लिप होट ही नहीं है इतना जी। या उसका पैलेट ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएंगे, सर्जरीज होती हैं इसकी, कई बार वो भी नहीं हो सकती, कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं। उसका एक मेन कारण जानते हो क्या है? क्या मैम? माँ को अगर एपिलेप्सी है और वो अगर एपिलेप्सी की दवाइयां या एंटी डिप्रेसेंट्स या डिप्रेशन की जो दवाइयां खाते हैं, वो इतना ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट करती है फीटस को, बेबी जो बना बॉडी के अंदर, कि वो ऐसी कंजेंटल अनोमलीज के साथ पैदा होते हैं, उनका एक अंग ही नहीं डेवलप होगा। इतना कुछ, और हमें लगता है कि ये तो कर रहा है सबने, तो सभी लोग तो ये कर रहे हैं, तो ये इग्नोरेंस है, इसको हमें एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों के बारे में। तो जितनी भी ये सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम जिनको हम नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम समझते हैं, इसमें आयुर्वेद का बहुत बहुत खास रोल है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, अगर किसी के बच्चे को ADHD ऑटिज्म हो गया है तो वो आज ही घर पर क्या क्या करना, बदलाव करना शुरू करे डेली लाइफस्टाइल में? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, उस बच्चे के साथ रहने वाले सभी लोगों को करना चाहिए, अपना रूटीन ठीक कीजिए, सोना उठना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज मिनिमल हो, खास करके घर में रहते हुए। आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, आपको पूरा दिन कंप्यूटर के आगे काम करना है, उसको मैं उसमें बोलूंगी नहीं, क्योंकि वो आपका काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिल्स कौन पे करेगा, राइट जी। लेकिन जो लेजर टाइम हम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो सारे गैजेट्स हैं इनके ऊपर, उसको कम कीजिए। ये बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का ADHD और ऑटिज्म का, कि छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम लोग उसके सामने चला देते, चल बेटा खेल ले, गेम खेल ले, चल बेटा तू मूवी देख, तो मुंह में, ताकि सिर्फ क्यों, हमारा कंफर्ट है, हमारा कंफर्ट है, हमें लगता है कि ओ ठीक है बच्चा लगा हुआ टैब में, है ना, मैं ये काम कर लूं। हमने अपना कंफर्ट देखा, लेकिन उस बच्चे का हमने फॉरएवर जो है वो लॉस कर दिया जी। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इसको दूर कीजिए जी, ये सबसे पहला काम है। दूसरा, डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतने लिबरली यूज कर रहे हैं हम लोग अपने घर पे, इतना हर घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सारे फैंसी फूड्स जो हैं उसको चल तुझे चॉकलेट खिलाऊं, चल तुझे पिज्जा खिलाएं, सिर्फ इसलिए कि बच्चा थोड़ी देर हमारे साथ खेल ले या हमारे साथ, या वो रोना बंद कर दे, चुप करके रहे वो हमारे साथ। तो हम लोग उसको ऐसी ऐसी चीजें देते रहते हैं, एक तरह से उसको ब्राइब करने की कोशिश करते हैं हम, जिससे हम उसको मेडिकली डैमेज कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो डाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नेचुरल चीजों पे उसको लेकर आना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल डाइट्स हैं वो है, जितनी केमिकल्स वाली चीजें हटा दो सबको जी। गेहूं को भी हटा दो। गेहूं को मैं बुरा क्यों कहती हूँ? गेहूं को वो बुरा सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिस तरह से गेहूं पैदा हो रही है आजकल खेतों में, किसान आके बैठते हैं हमारे सामने, उनको खुद को जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो उनके साथ मैं बात करती हूँ बड़े खुल के इस विषय में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो जहां जिस 1 एकड़ में अगर 1 बोरी यूरिया रिकमेंडेड था, वहां 8 बोरी यूरिया पड़ता है, वो कहाँ जाता है? वो हम खाते हैं, हमारे प्लेट उस खेत से हमारे पेट में जा रहा है सीधा सीधा। तो इसलिए उसको बंद कर दो, केमिकल्स की एंट्री बिल्कुल बंद, कुछ भी बॉडी पे, उसके बच्चे की बॉडी पर कुछ भी सिंथेटिक चीजें मत लगाइए, ना कोई लोशंस, कोई उसको सिंथेटिक किसी भी तरह की सिंथेटिक चीजें उसको मत दीजिए, इसलिए कि ये फलानी बीमारी से बच जाए ये करके, या ये करने से इसकी ग्रोथ बढ़ जाए, ये करने से ये इंटेलिजेंट हो जाए। बहुत नेचुरल चीजें हमारे शास्त्रों ने बताई हुई हैं। एक ही चीज बताई जो पैदा होते ही बच्चे से और 16 साल तक करना है, जिससे उसकी मेंटल, फिजिकल और उसकी
जैसा वो दिखता है, तीनों तरह की ग्रोथ होती है। स्वर्ण प्राशन जी, स्वर्ण प्राशन 3-4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, घी, रुद्राक्ष, वचा और शहद। बच्चों के लिए बनाया गया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो जी, जो हर महीने बच्चे को देना है जब तक वो 16 साल का ना हो जाए। और कितनी डोज देनी होती है इसकी? वो डोज बॉडी वेट के हिसाब से होती है। वो 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोसेज होती है। वो कैलकुलेट करनी बड़ी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल आपके साथ कंसर्न करके लोग हाँ, वो मेरे साथ कर लें, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में कर लें। तो केमिकल्स की नो एंट्री, ना खाने में, ना लगाने में, ना किसी चीज को बचाने में। ठीक है, अब मैं बोलूंगी तो फिर सब लोग मेरे पीछे चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। समझ जाए, खुद ही समझ जाओ आप लोग कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो इन सारी चीजों से दूर रखो बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। मैम, तेल मालिश का भी बड़ा रोल रहता है बच्चों में, तो तेल कौन सा यूज करना चाहिए? सबसे सेफ तिल का तेल है, सबसे सेफ जी, क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है, नरिशमेंट से भरपूर है, मसाज के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और जिस पर्पज से मसाज की जाती है कि ये एयर एलिमेंट को जो है उसको बैलेंस करेगा, तो उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है तिल का तेल, है ना। इसलिए उसको बैलेंस करने में सबसे ज्यादा अच्छा यही है जी। सिंपल तिल के तेल से मालिश करो बच्चों की, या सरसों के तेल से कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरसों पैदा हो रही है, हम सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। मसाज का अपना रोल है, तेल का अपना रोल है। तेल ने एब्जॉर्ब होना है, उसने अंदर जाना है। तिल के तेल से करेंगे, वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चे की बोन्स स्ट्रांग होगी। ये तेल वो तेल सब जो है मैं बोलूंगी कि मुंह माया है, सब कुछ छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ जितना जिंदगी को सिंपल कर सकते हो करो भाई। सब तिल का तेल कुदरत की देन है, वो इस्तेमाल करो। बच्चों को तिल खाने के लिए दो, तिल खिलाओ। हम तिल गुड़ के लड्डू खिलाते थे, सीजन के हिसाब से गचक खाते हैं हम लोग सर्दियों में। कितनी साइंस है पता है इसके पीछे। आयरन की, कैल्शियम की नीड पूरे साल की पूरी हो जाती है हमारी सर्दी के उस छोटे से स्पैन में जी। जब हम मालिश करते हैं और वो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हम खाते हैं, है ना, और धूप में बैठते हैं इतना गरने भर से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंटरनेट पे जाना है और हमें सुनना है कि सब लोग अलग अलग तरह के लोग क्या ज्ञान वहां बांट रहे हैं। फिर हमने सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, फिर हमने उससे अपना ज्ञान बनाना है, और फिर हमें सब कुछ उसको खराब कर देना है। ये हमारी जिंदगी का गोल है। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग जी। और जबकि करना क्या चाहिए, ये सब कुछ छोड़ के जितनी नेचुरल चीजें हैं उनसे दोस्ती करनी चाहिए। जी मैम, नीम का भी जिक्र आता है, तो क्या नीम लेना, चाहे पत्ती के फॉर्म में हो चाहे पाउडर हो, उसका इंटेक करना न्यूरो प्रॉब्लम्स में सही होता है? न्यूरो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। पहली बात ये ध्यान रखो, नीम ड्राइनेस को बढ़ाती है जी। ठीक है, नीम वहां यूज होती है जहां पित्त होता है, हीट होती है, वहां नीम का रोल आता है। बिना सोचे समझे कोई भी चीज अगर हम एक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे शरीर को नुकसान करेगी ही करेगी। मीडियम होता है किसी चीज को कहीं लेके जाने के लिए, ठीक है। तो बॉडी में अगर हम नर्वस सिस्टम तक जाना चाह रहे हैं, हमें एक ऑयली मीडियम चाहिए जी। नीम का तेल स्किन के ऊपर उसका रोल है, रैशेज है, ये है वो है, उसके ऊपर उसका रोल है, ठीक है। वो एंटीबैक्टीरियल है, स्पर्मिसिडल है, सॉरी स्पर्मिसिडल तो उसका एक साइड इफेक्ट है, हालांकि इसका यूज भी है, मतलब वो पैरासाइट को मारेगा। वहां कोई भी अगर फंगस होगी उस पर वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा। नर्वस सिस्टम के लिए तिल, अगर नीम का तेल मैं बोलूं, कोई काम नहीं करेगा जी, ठीक है। जहां गर्मी की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया, मतलब बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बढ़ गई, वहां नीम का रोल हो सकता है। अदरवाइज नर्वस सिस्टम में नीम का कोई ऐसा सीधा सीधा डायरेक्ट रोल नहीं है। मैम, ऐसा भी कहा जाता है नीम का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होते हैं। किसी भी चीज को आप रोटी जितनी खाते हो उससे 3 या 4 गुना खा लेनी शुरू कर दो। पहले तो खाते ही पेट फटने जैसा हो जाएगा, एक साइड इफेक्ट। दूसरा मोटापा बढ़ेगा, दूसरा साइड इफेक्ट। तीसरा डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। एक के बाद एक बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो हमारी बॉडी को नुकसान ही करने वाला है,
चाहे वो नीम क्यों ना हो, चाहे वो गिलोय क्यों ना हो, चाहे वो अमृत क्यों ना उतर के आ जाए ऊपर से, वो क्यों ना हो। मैम मैंने ऐसा भी सुना था अगर 15 दिन से ज्यादा हम नीम की पत्तियों का इंटेक करते हैं तो वो एंजाइनल पेन की तरफ चल जाता है, और इन शॉर्ट वो जो एंजाइनल पेन है वो क्योर नहीं कर पाता। देखो नीम की एक खासियत और भी है, जब हम इसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, मतलब कुछ देर के लिए लेना है, अगर उससे कुछ दिक्कत इस तरह की आई भी तो उसको जब हम हटा देते हैं तो 2 से 3 महीने में वो जो रिकवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देख बताती हूँ। जो लोग नीम ऑयल को एक स्पर्मिसिडल माना गया है, मतलब स्पर्म को मारने वाला, ठीक है, तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो मेल्स होते हैं ना, उनके जो इंग्वाइनल रीजन होता है, मतलब जो उनके टांगों के बीच का टेस्टिकल्स के साइड्स का जो रीजन होता है, वहां पे उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जी बहुत ज्यादा, तो ज्यादातर उस पे नीम का तेल इस्तेमाल किया जाता है। वो उसको तो ठीक कर देता है, लेकिन पता भी नहीं होता कि उससे जो है स्पर्म्स जो है वो इनएक्टिव हो गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए हो गए। जब आप उसको छोड़ देंगे, जब आपकी स्किन की समस्या खत्म होगी, तो धीरे धीरे करके वो जो है वापस जो स्पर्म्स हैं वो वापस एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि जो नए स्पर्म्स बन रहे हैं वो एक्टिव होते हैं। तो नीम का काम, नीम का अगर तेल लगाया, उसका जो काम है वो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है जब लगाया उस समय, ठीक है। तो इसलिए कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कितना टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज स्टेटमेंट्स की मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि नीम खाने से एंजाइना ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। और हर किसी को कुछ भी समस्या हो तो यही खाना है, नहीं, ये भी नहीं, दोनों तरह से ही फायदेमंद भी नहीं है, हर किसी के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फिजियोथेरेपी कैसे ट्रीट करता है? क्या ब्रेन की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी हैं जो न्यूरो प्रॉब्लम्स में फायदेमंद होती हैं? देखो जी, ब्रेन की कोई एक्सरसाइज नहीं है। ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से जो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम आई है उसकी एक्सरसाइज है जी। मस्कुलोस्केलेटन की बात करें, जैसे हम पार्किंसन की बात करें, तो वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है पेशेंट को जी, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। वो जो आप ब्रेन से कमांड देते हो कि अभी हमने कुर्सी से उठ के चलना है या फिर हमने खड़ा होना है, तो उसमें उसको टाइम लगेगा, टर्न करने में टाइम लगेगा, स्टेप छोटे हो जाएंगे, पोस्चर स्टूप हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, तो वो सारी चीज प्रॉब्लम आएंगी। तो उनको करेक्शन करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करा सकते हैं वो हम कराते हैं, बैलेंस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, है ना, और उनकी मसल को स्ट्रेंथ अप करते हैं कि वो मसल अच्छे से काम करे और उसकी मोबिलिटी उतनी अच्छी बने रहे जी। वैसे ही हम पैरालिसिस की बात करें, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, ठीक है, या नर्व का कोई प्रॉब्लम हो, सीपी हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, तो उस केस में हम वही, फिर मैं आपको बता रहा था जो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम उनको आ रही है कि मसल को स्ट्रेंथ अप करेंगे, उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो हम मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है, स्ट्रेच करना है, स्पासिटी है तो उसको कम करना है, फ्लैसिड है तो उसको स्ट्रेंथ करके उसको मजबूत बनाना है, वो हम करेंगे कि उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी ठीक हो जाए, वो अपनी दिनचर्या वाले जो काम है वो खुद कर सके। उसमें सीपी में भी सेम रहेगा, और जो हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर है, बेसिकली पार्किंसन है या कोई और मूवमेंट डिसऑर्डर है, उसमें उनकी प्रोग्रेशन और ज्यादा ना बढ़े, मसल वीकनेस और ज्यादा ना हो, स्टिफनेस और ज्यादा ना हो, उसके लिए हम उनको एक्सरसाइज कराएंगे। और जो हेमीप्लेजिया वाले पेशेंट हैं, मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि जिस साइड का भी उनको लकवा हो, वो साइड जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं या फिर परिवार वाले उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उस साइड से करें। जो ठीक साइड है उस साइड को दीवार की तरफ रखें। जनरली लोग करते हैं कि जो साइड इफेक्टेड है, जिस साइड में लकवा हुआ है, वो दीवार की तरफ कर देते हैं, तो वो पेशेंट पहले ही उसको नेग्लेक्ट कर चुका है, आपने भी उसको नेग्लेक्ट कर दिया,
तो उसको हमेशा जिस साइड उसको लकवा है उस साइड से उसको अप्रोच करें। ये एक अच्छा तरीका है, ये ऑटोमेटिकली आप रिहेब कर रहे हो उस पेशेंट का। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो रिकवर कर सकता है 100%? देखो 100 तो कहना मुश्किल है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100 कर सकता है। हाँ, पर क्या न्यूरो पेशेंट, अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है, वो रिकवर कर सकता है? हाँ, वो रिकवर कर सकता है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम उसको काफी हद तक, इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि डेली एक्टिविटी, जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी है, जो दिनचर्या के काम हैं, उनको करने के लायक कर दें। जो मतलब दिनचर्या के जो काम है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको वो आसानी से कर सके। हाँ, उसमें हम प्रोस्थेटिक यूज करके, या फिर जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है और जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है आयुर्वेदिक की तरफ से, दोनों को मिला के हम उस पे उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी है, जो दिनचर्या के काम है, वो इजीली कर पाए, उसका एक तरीका हम ढूंढ के उसको डेली लाइफ एक्टिविटी, जो दिनचर्या के काम है, उसको इजी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सर पेशेंट्स का ना सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उन्होंने एक बार आपसे इलाज करवा लिया, फिर वो घर चले गए, घर में उन्होंने अपना शुरू किया, इलाज को वो करने लगे, जो आपने एक्सरसाइज बताई वो फॉलो करने लगे, मगर उनसे 100% फॉलो नहीं हो पा रही, तो वो रिकवरी में इफेक्ट करेगी? देखो डेफिनेटली करेगी, अगर 100% हम उसको नहीं फॉलो कर रहे। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि वो अगर 80-90% भी उसको फॉलो कर रहे हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली लाइफ एक्टिविटी करने लगे, वो कर रहे हैं और वो उसको पूरा 100% नहीं कर रहे, तो वो अपने जो उसके काम काज वाला जो काम है वो दोबारा से कर सकें, वो मुश्किल हो जाएगा। एक बार पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट ले लेता है, फिर उसका घर जाता है, तो वो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी घर पे जो हमारी दिनचर्या पुरानी चल रही है वो चल रही है, तो फिजियोथेरेपी का वो टाइम कितना उनको स्पेसिफिक निकालना पड़ता है घर में? देखिए, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है वो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है। अगर तो पेशेंट ये सोचता है कि मैं उसको थका दूं एक बार में, एक बार करने की जरूरत नहीं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। सर न्यूरो पेशेंट्स तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को घुटने की समस्या है, पीठ में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या ऑलरेडी रूटीन उनका फिक्स है, तो वो स्पेसिफिक कितना टाइम निकाले अपनी दिनचर्या में कि वो घर पर रहकर एक्सरसाइज का टाइम निकाल पाए, कितनी देर उनको स्पेसिफिक निकालनी पड़ेगी? देखो, मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है, जैसे नेक में पेन है या किसी को बैक में पेन है, नी में पेन है, इन एक्सरसाइज में हार्डली 15 मिनट लगते हैं या ज्यादा 20 मिनट। इनको बैक में भी है, नेक में भी है, तो 20 की जगह 25 लग जाएंगे। तो वो मिनिमम 3 बार कोशिश करे। 3 बार अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर वो स्टार्टिंग फेज है तो वो ठीक हो जाएंगे। मैम आपका क्या टेक रहेगा इस पे? देखो, अगर हम सारा मिला के देखें कि जो घर जाने के बाद आपको कितना समय अपने आप को देना है, तो मैं बोलूंगी आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का समय हमें अपने आप को रोज देना पड़ेगा, देना चाहिए भी। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, कुछ दिन का प्रोटोकॉल हमारे साथ वो फॉलो करते हैं, उसके बाद जो चीजें हमने उनको गाइड करी, तो घर जाके उनको, कुछ लोगों को तो डिवाइडेड टाइम में करना है, 1 घंटा लगातार भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे कुछ भी स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, तो उनको 15 मिनट या 20 मिनट दिन में 3 बार देने हैं। तो ये भी कोई समस्या नहीं कि हम एक साथ इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं। बहाने तो बाकी जितने मर्जी बना लो, वो तो हमारी नेचर ही है बनाने वाली। प्रोक्रेस्टिनेट भी हम करते हैं, आलसी भी हम है ही हैं, कल कर लेंगे, सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, ये सब करने से बचना है और रेगुलरिटी लेकर आना है किसी। और मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो मैं ये कहती हूँ कि वो दिन की वेट मत करो जिस दिन हमें कि इस दिन से तो हम पूरा 100% फॉलो करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आने वाला। आज जितना कर सकते हो वो आज ही करो, कल थोड़ा और बढ़ा लो, परसों थोड़ा और बढ़ा लो। और भी एक हमारी जो ह्यूमन नेचर है, जब हमें एक चीज में थोड़ा स्वाद आने लगता है ना, फिर हम उसको और खाते हैं, फिर हम उसको स्पेशली जाके खा के आते हैं। इसी तरह से जब थोड़ा भी अगर हम करेंगे, उससे भी हमें फायदा होगा। घर जाके अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, जितना भी फायदा हो रहा है उससे हमें डबल फायदा होगा। एक तो वैसे ही हमें उससे अच्छा
रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी बॉडी हील हो रही है। सेकेंडली मोटिवेशन और बढ़ जाती है, मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि मुझे इससे आराम मिल रहा है, मैं इसको और रेगुलरली करूं, और ज्यादा मैं इसको टाइम दूं। तो इसलिए जितना भी कर पा रहे हैं वो करिए, उसको छोड़िए मत, डिसकंटिन्यू नहीं करिए। मैम मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही रहेगा, पहले आप जवाब दीजिए मैम। अगर किसी को घुटनों की समस्या हो गई है, बैक पेन है, सर्वाइकल है और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गया, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, जो लोग थक चुके हैं डॉक्टरों के चक्कर काट काट के, क्या उनको यहाँ पर इलाज करवा के उनको असर देखने को मिलेगा, ये वो रिकवर कर पाएंगे? बहुत, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली बात कह रही हूँ कि डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा और रिकवरी डेफिनेटली होगी। डेडिकेशन जरूरी है हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, दोनों की तरफ से। लेकिन जब हम रैंडम चीजें करते हैं तो हो सकता है कि वो काम जब नहीं करे, तो इसका मतलब हमें ऑर्गेनाइज्ड चीजों की जरूरत है। तो हम उन अलग अलग मोतियों को एक सूत्र में पिरो के एक अच्छी माला बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अलग अलग जगह ना ट्रीट करा के एक जगह ही वो चीज मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, वो कौन सी चीज कितनी है, क्या किसी ने करा दिया, दूसरे ने क्या कराना है, जब वो आपस में हम कम्युनिकेशन करके, कोऑर्डिनेट करके जब हम एक पर्सन को एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो वो उसके लिए कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है, वो डेफिनेटली उसको ठीक करता है। जी सर, आपका क्या टेक रहेगा इस पे? देखिए जी, डेफिनेटली अगर फिजियोथेरेपी की बात करो तो हम फिजिकली और उसको रिहैब, मस्कुलोस्केलेटन को ठीक कर सकते हैं। पर अगर कंबाइन अप्रोच लेके चले, इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से ठीक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को लेके आए हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। जो लोग हर जगह से धक्के खा के आ चुके हैं, क्या उनको भी यहाँ पर आकर आराम मिलेगा? दोनों थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपी का, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिलेगा। जी, डॉक्टर सोमवीर, डॉक्टर अनु, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग घुटने की समस्या, बैक की समस्या या न्यूरो प्रॉब्लम से थक हार चुके हैं, वो आपके पास आए और आराम पाएं। मैम आप हमारे साथ जुड़े, सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।